आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है। मनीष सिसोदिया अब पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। सिसोदिया की जगह पर पटपड़गंज से अवध ओझा, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उन्हें टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में कुल 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। शादरा से मौजूदा विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल की जगह हाल ही में पार्टी में आए जितेंद्र शंटी को टिकट मिला है। तिमारपुर से दिलीप पांडे की जगह हाल ही में पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये खास बातें नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। दिनेश भारद्वाज नरेला से, सुरेंद्र भारद्वाज बिजवासन से, पूरनदीप सिंह साहनी को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा राकेश जाटव को भी टिकट दिया गया है। जितेंद्र सिंह शंटी, जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी, उन्हें भी टिकट दिया गया है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे खास बात तो हमें यही नजर आ रही है कि मनीष सिसोदिया, जो हमेशा पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, उनकी सीट बदली गई है और हाल ही में अवध ओझा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उन्हें पटपड़गंज से उम्मीदवार बनाया गया है। इस फैसले के पीछे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए टीवी 9 भारतवर्ष ने बात पहले ही बता दी थी कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से नहीं लड़ेंगे बल्कि जंगपुरा से लड़ेंगे। उस खबर पर मोहर लगी है। बदलाव क्यों हुआ है, ये सवाल हमारे मन में भी था। तो हमने जब पूछा तो इसके पीछे कारण बताया गया कि अवध ओझा, जो कि मोटिवेशन स्पीकर और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है, मनीष सिसोदिया ही उनको जो है पहली बार राजनीति में लेके आए हैं और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है। तो ऐसे में उनको एक सीट देनी थी जहाँ से वो थोड़ा आसान तरीके से जीत सके। तो मनीष सिसोदिया ने ये तय किया है कि वो अपनी जिससे वो 3 बार विधायक रह चुके पटपड़गंज, वो सीट उन्होंने अवध ओझा के लिए जो है उसके लिए नाम की सिफारिश की थी। सर्वे कराया गया, सर्वे ठीक निकला, उसके बाद अवध ओझा को टिकट दी गई है। मनीष सिसोदिया जो है वो जंगपुरा से लड़ रहे हैं। इस लिस्ट को आप देखोगे तो इसमें पार्टी कैडर पे भरोसा जताया है। हालांकि जो 3 नेता अलग अलग उससे आए थे, चाहे बिट्टू की बात करूं, मैं शंटी की बात करूं या प्रवेश की बात करूं, उनको भी टिकट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो कई बार आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनको भी टिकट दिया गया है। और कुल मिलाकर देखें तो इस लिस्ट में 17 नए चेहरे हैं। देखिए 20 में से केवल 3 चेहरे ऐसे हैं जो पुराने, इसमें मनीष सिसोदिया, राखी बिलास शामिल है। तो आम आदमी पार्टी ने जाहिर कर दिया है कि उनकी तरफ से जो 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है 2 चरणों के अंदर में, इसमें बड़ा जो परिवर्तन हो गया था हो गया। अब हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि आगे जो बची हुई सीट होंगी 39, उसमें जो ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। यानी कि जो बड़ा परिवर्तन होना था, जिनके टिकट कटने थे, वो इन लिस्टों में हो गए हैं। अब ज़्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। देखिए पूरा जो चल रहा है वो इस बात को लेकर है कि सर्वे कराया गया, पब्लिक से फीडबैक लिया है और उसी आधार पर टिकटों का वितरण हुआ है। आम आदमी पार्टी अपना जो कैडर उसको जमीन पर उतार चुकी है। और देखिए और बाकी जो हमारे आपके मन में सवाल है उसके लिए जवाब देने के लिए कुछ देर में ही आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ आने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि टीवी 9 भारतवर्ष ने बात पहले ही बता दी थी कि मनीष सिसोदिया का टिकट बदलने वाला है, वो भी उनकी चॉइस से पटपड़गंज से जंगपुरा। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही नजर आ रहा है, पटपड़गंज सीट से सिसोदिया की जगह अवध ओझा को टिकट दिया गया और जंगपुरा से चुनावी मैदान में इस बार उतरेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के कथित रिश्तों को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेश से फंड लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसे झूठ करार दिया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से संबंध को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी इस मुद्दे को संसद में भी उठा चुकी है। आरोप है कि अलग कश्मीर की मांग करने वाले संगठन से जुड़े सोरोस कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले को देशहित से जोड़ा और कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर गंभीर है। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं।
बीजेपी का आरोप है कि एफडीएल एपी फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी सोरोस के संगठन से जुड़ी है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप को झूठा करार दिया है। ये तो देखिए झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इन्हें तो झूठ ही बोलना है। और वहीं बीजेपी ने आज इस पूरे मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की। इसके बाद हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के आरोप को बेबुनियाद बताया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं। ऐसा है, बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे, तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्य आज तक निकला नहीं। आरजेडी ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार किया। मनोज झा ने कहा कि सरकार के पास पूरा तंत्र है, वो इसकी जांच क्यों नहीं कराती। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भी लोगों को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार की जुगलबंदी है, जिस प्रकार की बात लगातार ध्यान में आ रही है, वो देश के लिए कितना लाभदायक है या देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कितना लाभदायक है, या मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। नहीं, एंटी इंडिया फोर्सेस क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई, जांच करवा लो। आज तो फिर जिस रिपोर्ट को आपने उस दिन कोट किया था ना पीसी में, उसने कहा कि कहां से हमारी रिपोर्ट को कोट कर दिया। कॉन्स्पिरेसी की कहीं बात ही नहीं है। मतलब एक उद्योगपति को बचाने में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग, क्या बात करें। तो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सोरोस को लेकर कांग्रेस आखिर छिपा क्या रही है? कांग्रेस जॉर्ज सोरोस से मिली हुई है, यह आरोप लगाया है बीजेपी ने। सोरोस से कांग्रेस के लिंक की जांच होनी चाहिए। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेन जूंग हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरस फाउंडेशन। अब द डॉट्स सीम्स टू बी कनेक्टेड, एंड मिस्टर जॉर्ज सोरस इज द सेम पर्सन which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किस काम के लिए हो रहा है। आज तक भारत या विदेश के किसी भी धनी व्यक्ति ने ओपनली पॉलिटिकल एजेंडा के लिए धन देने की वह घोषणा नहीं की है, और यह जॉर्ज सोरस ने किया है। इसलिए हम इस गंभीर विषय को उठाना चाहते थे। अडानी के मुद्दे पर आज संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। संसद परिसर में राहुल गांधी आज रिपोर्टर बन गए और 2 सांसदों को मोदी अडानी का मास्क पहनाकर उनसे सवाल पूछे गए।
संसद भवन परिसर में आज विपक्ष ने एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया गया और पूरे मामले पर सदन में चर्चा करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी खुद रिपोर्टर की भूमिका में नजर आए और इस मुद्दे से जुड़ा सवाल करते दिखे। क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ, आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कुछ भी कोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। अरे क्या कर रहे हो भाई? मोबाइल नीचे कर लो, मोबाइल नीचे कर लो, मोबाइल प्लीज नीचे, मोबाइल नीचे, मोबाइल थोड़ा नीचे। अरे क्या आज डिसाइड कर रहे हैं हमारे लिए जो भी ये बाय होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देना भैया। देखते हैं तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक लगा दो, माइक थोड़ा नीचे कर लो यार, लगा दीजिए माइक यार। फ्यूचर आपका नीचे कर लो थोड़ा ना, हमारा पूरा प्रॉब्लम सर थोड़ा। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया तो सदन के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो, तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए। या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली। जयराम रमेश ने ये सवाल उठाए तो बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। It's very clear this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman. Don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman. You are the protector. Don't become party to this. और मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि आपने जो बात कही और जो आदरणीय प्रमोद जी ने बात कही उसे ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु ये वचन के साथ आचरण में भी दिखना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि इनके लिए तो वो उक्ति लागू होती है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश दे रहे परंतु स्वयं रिजेक्ट होने के बाद एक नहीं अनेक बार अनेक अवसरों के ऊपर अनेक संसद सत्रों में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई है। और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस किसी के आगे झुकेगी नहीं। इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा है, कांग्रेस नेतृत्व ने तय क्या किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात कही थी। उसके बाद से सहयोगी दलों में खलबली मची है। लेकिन इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया है कि किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी है। बाकी दल भले ही उकसाते रहें, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो नेतृत्व किसी और को कैसे। इंडिया का मुखिया कांग्रेस ही है। संयोजक पद किसी को दिया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि अगले 1.5 साल जिन राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस को इंडिया से ज्यादा लेना देना नहीं है। बिहार में आरजेडी के साथ पहले से ही गठबंधन है। पार्टी का मानना है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा में राज्यवार समझौता किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन कायम रहे और मिलकर चुनाव लड़े। पार्टी तो ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन कायम रहे और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े। और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। 3 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है।
हरियाणा से रेखा शर्मा को कैंडिडेट बनाया गया है। ये देखिए लिस्ट आपको दिखा रहे हैं हम। ओडिशा से सुजित कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है और आंध्र प्रदेश से रियागा कृष्णा को कैंडिडेट बनाया गया है। राज्यसभा के उपचुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं उनका नाम का ऐलान हो गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान के इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के जरिए भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बना है। आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। और इससे पहले समिट में पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। पीएम ने प्रदर्शनी में मौजूद कारीगरों और शिल्पकारों से बातचीत की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पीएम मोदी ने आज से हो रहे 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। समिट में पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में लगे प्रदर्शनी भी देखी। पीएम ने कारीगरों और शिल्पकारों से बातचीत की। इस समिट में 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का दावा किया गया है। हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व पर दिए गए बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इल्तिजा के बयान का विरोध किया है तो विपक्ष उनके बयान के साथ नजर आया। उन्होंने हिंदू धर्म की तारीफ की है। वो यंग वहाँ की उभरती हुई लीडर हैं, मुफ्ती सईद साहब की ग्रैंड डॉटर हैं और हिंदू धर्म की तारीफ अगर वो कर रही हैं तो अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इसी के लिए देश जाना जाता है। इल्तिजा मुफ्ती को यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जो तुम्हारे पूर्वज थे उन्होंने कितने हिंदुओं को मारा है पहले वो आप बता दे। राम मंदिर का विरोध करने वाली भी यही लेडी, धारा 370 हटा वो समय पर भी पुकारने वाली यही लेडी। ये क्या है, सिर्फ मीडिया फ्रेम में आने के लिए इस प्रकार का ये कमेंट करना है और भाई का कुछ नहीं है। मैं हमारे गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी लेडी पर एक्शन होना चाहिए। ये इल्तिजा मुफ्ती के ऊपर FIR होना चाहिए क्योंकि पूरे हिंदू समाज पर इन्होंने उंगली उठाई है। और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी और पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राजनीति में आप का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है लेकिन किसी को गाली गिलोच नहीं दे सकते। उन्हें इस बात को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका ट्वीट संविधान का भी उल्लंघन करता है और जो सामाजिक आपसी भाईचारा है उसको भी ठेस पहुंचाने की एक साजिश है। हिंदुत्व को बीमारी कहना है, भगवा को गाली देना, भगवा को आतंकवाद बोलना, आतंकवाद से जोड़ना, ये सब वही निकृष्ट हिंदूद्रोही मानसिकता का परिणाम है और सब विपक्ष के कुछ कुनबे के लोग इसी काम को करने जा रहे हैं।
मैं इन सभी राजनेताओं को और राजनीतिक नेतृत्व के इन प्रोडक्ट्स को, जिसको आप चाहे बाई प्रोडक्ट कहें, फील्ड प्रोडक्ट कहें, मैं तो शुभकामना दूंगा कि भगवान आप आगे बढ़ें, लेकिन सच्ची राजनीति के साथ में भारत से प्रेम करते हुए। ऐसी भारत विरोधी, हिंदू द्रोही मानसिकता से आप आगे बढ़ोगे तो आपका भविष्य ठीक नहीं है। और आइए सुनते हैं इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कहा था। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर के 40 स्कूलों को बम की धमकी मिली है। धमकी के बाद एहतियातन बच्चों को स्कूल से वापस भेज दिया गया। दिल्ली एनसीआर के स्कूल के बाहर सुरक्षा गार्ड अलर्ट दिख रहे हैं। बम की खबर के बाद बच्चों को घर भेज दिया गया है। धमकी सुबह 7 बजे मिली, जब बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। बच्चों के वापस भेजने के बाद स्कूलों की तलाशी शुरू की गई। स्कूलों को भेजे गए मेल की कॉपी TV9 के पास है, लेकिन हम आपको पूरा मेल नहीं दिखा सकते। मेल में लिखा गया है कि धमकी के पीछे KNR ग्रुप है। दिल्ली एनसीआर के 40 स्कूलों को भेजा गया है। धमकी देने वालों ने $30,000 की मांग की है। उन स्कूलों में DPS RK पुरम, GD गोयनका, पश्चिम विहार, मदर मैरी स्कूल, मयूर विहार जैसे बड़े स्कूल शामिल हैं। स्कूलों को दी गई धमकी को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वालों ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। केंद्र सरकार को दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि इससे हफ्ते भर पहले प्रशांत विहार इलाके में एक होटल के पास विस्फोट हुआ था, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर घायल हो गया था। विस्फोट के दौरान आसपास धुआं फैल गया था। उससे पहले दिल्ली के रोहिणी में CRPF स्कूल के पास भी एक विस्फोट हुआ था। 2 महीने के अंदर दिल्ली में ऐसे 2 विस्फोट हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। और स्कूलों को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। सुबह दिल्ली के कुछ स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट की ईमेल्स मिली हैं। इसके ईमेल्स के मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तमाम जगह पुलिस टीम्स पहुंच के हम सारे स्कूल्स की सिक्योरिटी और बच्चों की सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। और मैं आपको और आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को, दिल्ली की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुलिस बच्चों और स्कूल्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और उसको इंश्योर करेगी। साथ ही जो ईमेल्स का सोर्स है उस तक भी हम जल्दी पहुंचकर उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। आज दिल्ली के 40 स्कूलों में बम होने की धमकी आई है और मीडिया में चल रहा था कि 30,000 करोड़ डॉलर भी मांगे गए हैं। ये सारी खबरें देख के दिल दहल जाता है कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन अब हम इस दहशत के साए में जिए कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो हम घर पे बैठे हुए डरें कि कहीं स्कूल में बम की खबर तो नहीं आ जाएगी, कहीं स्कूल में बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर के एक होटल में भी बम की खबर के बाद अफरा तफरी फैल गई। बम की खबर के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। नागपुर के होटल में बम की खबर मिली और खबर के बाद भारी संख्या में पुलिस पहुंची। आला अधिकारियों के साथ स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। होटल के हर कोने की तलाशी शुरू हुई। तस्वीरें आपके सामने। होटल के गमलों और यहां तक कि आसपास की दुकानों के पास भी डॉग स्क्वाड की टीम ने छानबीन की। किसी भी हालात से निपटने के लिए दमकल विभाग की टीम भी मौजूद रही। दरअसल द्वारकामाई नाम के होटल को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया था। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। होटल के अंदर सघन जांच हुई। होटल के चप्पे चप्पे की जांच शुरू की गई, लेकिन पुलिस को यहाँ कुछ नहीं मिला। इस दौरान इलाके में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। जो इनमेट से सारे इवैक्यूएट किए और जो BDDS की हमारी टीम है, BDDS की टीम से हमने सारा डिटेल सर्च लिया है। उसमें अब तक हमें कुछ भी
मिला नहीं, संशयास्पद या सस्पेक्टेबल कुछ मिला नहीं है। जो मेल आया है उसका भी एनालिसिस करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद 2:45 आसपास त्यांना मेल है। आपको बता दें, होटल नागपुर के गणेश पेठ स्थित बस स्टैंड के पास है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईडी मिलने के बाद सनसनी फैल गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने आईडी को तबाह करके आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर पलहालन इलाके में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों के जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए और दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोक दिया गया। बैग में आईडी होने की आशंका के चलते बम निरोधक दस्ता मौके पर बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने जब बैग की जांच की तो उसमें आईडी बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने आईडी को अलग जगह पर ले जाकर तबाह कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्कूल के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल हालात को काबू में करने के लिए जुटे हुए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया था। हीरानगर सेक्टर के सीमा से सटे कई गांव में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारत म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की ओर से सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। भारतीय सेना, असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कई सफल ज्वाइंट ऑपरेशंस में बड़ी भूमिका में हथियार बरामद किए हैं। ये बरामदगी मणिपुर के चुराचांदपुर, कांगपोकपी और थौबल जिलों के पहाड़ी इलाकों में हुई है। सुरक्षा बलों ने जो हथियार बरामद किए हैं उनमें कांगपोकपी से एक स्नाइपर राइफल, एक लेथोड बंदूक, 2 9mm पिस्टल और एक SBBL बंदूक, गोला बारूद और युद्ध जैसे सामान बरामद किए गए हैं। चुराचांदपुर के फेखोथांग गांव से असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के नतीजे के रूप में एक 7.62 mm SLR राइफल, एक 12 बोर सिंगल बैरल बंदूक और एक 9 mm पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया है। थौबल जिले के फुंगई चिंग के क्षेत्रों में चलाए गए ऑपरेशन में एक SLR, एक कार्बाइन मशीन गन, एक डबल बैरल राइफल, 2 पिस्टल, ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुए हैं। इसी तरह पेची से भी ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला बारूद की बरामदगी शामिल है। बरामद किए गए सारे हथियारों और गोला बारूद को मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है और सभी इलाकों में हालात पर नजर रखी जा रही है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम बनाने के दौरान विस्फोट की घटना सामने आई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घर की छत जमीन पर आ गिरी, पूरा का पूरा घर जमीन पर है। सोच सकते हैं इसमें रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। मुर्शिदाबाद के सागरपाड़ा थाना क्षेत्र के खैरतला इलाके के इसी घर में बीती रात जोरदार धमाका हुआ। अचानक विस्फोट से लोग भी सन्न रह गए। एमने धड़ाम के शब्द सुनते हैं, किसे आवाज की शब्द विकट शब्द होता है। बताया जाता है कि देसी बम बनाने के दौरान ये धमाका हुआ। विस्फोट के बाद शवों की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। वो शत विक्षत अवस्था में थे। मलबे से निकालकर लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया, जिनमें से 3 लोग मामून मुल्ला, शकीरुल सरकार और मुस्तकीन शेख की मौत हो गई। इनमें से मुस्तकीन शेख सागरपाड़ा की महारब कॉलोनी का रहने वाला था, जबकि अन्य 2 मृतक खैरतला के निवासी थे। ग्रामे बाड़ी ওদের পেশা কি ছিল? পেশা ওদের পেশা কি বিজনেস করতো তা বলতে পারবো না, কিন্তু পেশা কি ছিল। ওরা কি বোমা বেঁধে বেড়াতো এরকম? না, এই প্রথম ওরা বোমা বেঁধে বেড়াতো এরকম ব্যাপারটা নয়। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बात दिल्ली के फर्श बाजार हत्याकांड की। दिल्ली पुलिस को शक है कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर्स ने वारदात को अंजाम दिया है। तिहाड़ जेल में बंद हैं कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस का करीबी हाशिम बाबा। दिल्ली पुलिस को शक है कि उसके शूटर्स वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीर आपको याद होगी जब 3 दिन पहले बर्तन व्यापारी सुनील जैन को मॉर्निंग वॉक से घर लौटते वक्त गोली मार दी गई थी। पुलिस का कहना है कि वो शूटर्स के बहुत करीब है, जल्द ही वो उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। हत्या के गुत्थे सुलझाने के दौरान पुलिस को पता चला कि सुनील जैन के हत्यारे हाशिम बाबा गैंग के शूटर्स हैं। दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक दीपावली में हुए डबल मर्डर का बदला लेने आए शूटर्स दरअसल विराट नाम के शख्स को मारने आए थे, पर गलती से सुनील जैन को मार दिया। हत्याकांड का शक जहीर और गोलू नाम के शूटर्स पर है। दोनों शूटर्स पर कई आपराधिक मुकदमे हैं।
दोनों शूटर्स यमुना पार के रहने वाले हैं। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को फर्श बाजार थाना इलाके में चाचा भतीजा आकाश शर्मा और ऋषभ की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में एक नाबालिग को भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। नाबालिग के पिता का नाम भी विराट है। ऐसे में पुलिस को पूरा शक है कि नाबालिग के पिता विराट का मर्डर करने आए हाशिम बाबा गैंग के दोनों बदमाशों ने गलत फहमी में सुनील जैन का मर्डर किया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, धुएं और आग का गुबार। भीषण आग की ये तस्वीरें पुणे के पिंपरी चिंचवड शहर के कुडालवाड़ी इलाके में सामने आई हैं। यहां कुडालवाड़ी इलाके के एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके चलते आसमान में आग और धुएं का गुबार देखा गया। कबाड़ के गोदाम में लगी आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुणे फायर ब्रिगेड के मुताबिक हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। इससे पहले कल पुणे के वावधन शिंदे नगर में एक फोटो फ्रेम स्टूडियो में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसके धुएं का गुबार 4 किलोमीटर दूर तक देखा गया। स्टूडियो में आग लगने से लकड़ी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। इमारत के धुएं में फंसे 7 लोगों को फायर कर्मियों ने सुरक्षित निकाला और प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा। और अब आपको दिखाते हैं जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें। जी हां, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर ट्रायल लैंडिंग हुई है। देखिए, ये फ्लाइट्स की ट्रायल लैंडिंग हुई है और इस वक्त ये इस एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल चल रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के जेवर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर ट्रायल लैंडिंग हुई। वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो जमीन पर उतरता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। इस फ्लाइट की लैंडिंग के साथ ही ये माना जा रहा है कि पूरे वेस्टर्न यूपी में ग्रोथ यानी विकास की नई रफ्तार की इबारत लिखी जाएगी। ब्रियलिस्ट खुर्शीद के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, ग्रेटर नोएडा, जेवर, यूपी। तो जेवर एयरपोर्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रायल लैंडिंग हुई है और अभी ये ट्रायल लैंडिंग कई दिनों तक चलने वाली है। लेकिन अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, एक बड़ी छलांग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर पर जब यहाँ से उड़ानें भरी जाएंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट की, जहां पर ट्रायल लैंडिंग हुई है। सुमंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे चलेंगे। सुमंत, तस्वीरें एक तो दिखाइए जो ट्रायल चल रहा, अगर दिखा पाए आप तो, और ये जो ट्रायल है इसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कितने दिनों तक ट्रायल होगा और कितने समय बाद लोग यहाँ से यात्रा शुरू कर पाएंगे? बिल्कुल रवि, देखिए सबसे पहले मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अब से कुछ ही मिनट पहले इंडिगो का ये ट्रायल फ्लाइट सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। और लैंड होने के समय मैं दिखाऊं वाटर कैनन सैल्यूट, ये सामने आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देख रहे हो, वाटर कैनन सैल्यूट इस विमान को दिया गया है। इस विमान में क्रू मेंबर्स के अलावा टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद है और माना जा रहा है कि पूरी रिपोर्ट इस विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग की DGCA को दी जाएगी और इसके कुछ दिनों बाद एरोड्रम लाइसेंसिंग की प्रक्रिया और आगे ट्रायल रन की शुरुआत होगी। लेकिन अपने आप में ये क्षण, ये लम्हा बहुत ऐतिहासिक है। लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। सामने आप तस्वीरों में दिखाएं रवि, मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से पूरे एयरपोर्ट पे जितने भी स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, ये तमाम लोग इस ऐतिहासिक लम्हे को कैद कर रहे हैं। और इस वक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद हैं। अब और आप देखिए कि पूरी तैयारी हो चुकी है। विमान अभी, हालांकि विमान में जो लोग सवार हैं अभी बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सामने ये जो रनवे आपको दिखाई दे रहा है, इसी रनवे पे इस विमान की सक्सेसफुली लैंडिंग हो गई है। और अब ये माना जा रहा है कि जो एक टारगेट था कि अप्रैल 2025 से कॉमर्शियल विमान के उड़ान का सपना साकार हो पाएगा, रवि, उस दिशा में अगर आप कहें तो ये सबसे बड़ा और सफल कदम है। क्योंकि इससे पहले भी अब ट्रायल फ्लाइट को लैंड कराने की कोशिश की गई थी, एक डेट था, लेकिन
डीजीसीए से हरी झंडी नहीं मिलने के बाद उसे टाला गया था और आखिरकार अब डीजीसीए के ने पूरे परीक्षण के बाद इस विमान के लैंडिंग की अनुमति दी थी। और आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं सीधी तस्वीरें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां इंडिगो की पहली ट्रायल फ्लाइट लैंड कर चुकी है और अब माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में वो तमाम लोग यहां से विमान से बाहर आएंगे। और अब माना यह भी जा रहा है, ये सामने देखिए एक छोटा सा यहां पे एक पोडियम भी बनाया गया और इसी पोडियम पे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो है यहां छोटा सा एड्रेस भी करेंगे। और अब तमाम एयरपोर्ट के जितने भी जो कर्मचारी हैं, स्टाफ है, सारे लोग यहां मौजूद हैं और अपने आप में ये ऐतिहासिक क्षण है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी रवि, और ये माना जा रहा है कि अब जिस तरह से अप्रैल 2025 का जो टारगेट था, जिस तरह से सफल लैंडिंग हुई है, अब वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। और वाकई सिर्फ वेस्टर्न यूपी ही नहीं, इस पूरे इलाके में विकास की जो नई इबारत है उसे लिखने में जेवर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। और मैं समझता हूं कि इस फ्लाइट की लैंडिंग के साथ ही ये अपने आप में आप कह सकते हैं अब यहां से एक नई दिशा इस पूरे इलाके को मिलने जा रही है। और अब ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद चूंकि ये दिल्ली एयरपोर्ट से ये विमान आया है, और मैं बताऊं रवि कि यहां लैंड होने से पहले थोड़ी देर तक ये विमान एयरपोर्ट पे ही हवा में घूमता रहा और माना जा रहा है कि ये पूरी कोशिश ये की जा रही है कि टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक सभी चीज़ों का जो टेक्निकल स्टाफ आए हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, वो पूरा स्टडी कर रहे हैं कि किसी भी तरह की क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी, तकनीकी रूप से सब सुमंत, तस्वीरें ये है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और ये ट्रायल की तस्वीरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।